हेलो एस्पेंट, वेलकम टू वेक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पेंट, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स की महामैराथन क्लास देखेंगे। इसमें आज हम इस किताब को कंप्लीटली कवर कर लेंगे और सभी चैप्टर को विस्तार में पढ़ेंगे। और खास बात यह है कि इस एनसीईआरटी को हम अपने नोट्सों से पढ़ेंगे। नोट्स से क्या फायदा होगा कि एक तो ये एनसीईआरटी हमारे जल्दी समाप्त हो जाएगी और चीजें हमें ढंग से समझ में आएगी, क्योंकि ये जो आपकी एनसीईआरटी है ना, इसमें थोड़ा कहानी की तरह चीजों को ज्यादा बताया होता है। तो इससे बढ़िया ये है कि नोट्स से हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी ओल्ड हो या फिर न्यू हो, जिसमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी या फिर सिलेबस, ये सभी क्लासेस आपको वहां मिल जाएंगी। और यूपीएससी के पिछले साल के जो अपने एग्जाम हुए थे उसके पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे कि मेंस के हमें पेपर कैसे करने चाहिए, तो उसमें थोड़ा आपको आइडिया पता चल जाएगा। तो एक बार प्ले लिस्ट में वहां जाना, ठीक है। और आज हम इस किताब को कंप्लीटली कवर कर लेंगे और एक आध दिन में एस्पेंट इकोनॉमिक्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप अपने नोट्स बना सकते हो टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। अब आ जाती है बात कि हमें इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ आप देख लो, आपको पढ़नी चाहिए 9th क्लास की, फिर 10th क्लास की और 11th क्लास की, ठीक है। और 11th क्लास की एनसीईआरटी आपकी यही वाली है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ओके, अब बात आ जाती है 12th की। तो देखो 12th की आपको नहीं पढ़नी, जो ये माइक्रो मैक्रो जो भी है छोड़ दो उसे। अब क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि आप इन एनसीईआरटी के बाद ऐसा तो है नहीं केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे नहीं। जब आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो 12th के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो। देखो 9th 10th से आपकी बेसिक इकोनॉमी हो गई, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र आपको समझ में आ गया, द्वितीय क्षेत्र समझ में आ गया, तृतीय क्षेत्र समझ में आ गया, ठीक है। और 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको बता देगी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसका विकास कैसे हुआ, अंग्रेजों के टाइम पे अर्थव्यवस्था कैसे थी, बाद में कैसी हुई, ठीक है। अब बस फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको पड़ेगी कोई बढ़िया सी किताब हो, जैसे कि रमेश सिंह हो या संजीव वर्मा हो। तो ऐसी कोई सी भी किताब हो सकती है जिससे आपको और बेटर हो सकता है, ठीक है। उससे आपका प्री मेंस का कवर हो सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो आपको केवल 9th 10th 11th की पढ़नी है। हालांकि अगर नहीं मन मानता आप 12th की पढ़ लेना, कोई काम की है नहीं, ठीक है। और अब बात आ जाती है कि आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है। देखो एनसीईआरटी तो लगभग आपकी कंप्लीट होने वाली है, केवल पॉलिटी की छोड़कर, ठीक है। आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी, ज्योग्राफी की मिल जाएगी और इकोनॉमी की चली रही है, और पॉलिटी भी जल्दी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ेंगे, जैसे कि स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत, उनके भी हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और महामैराथन क्लास में उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में एक तो यूपीएससी से रिलेटेड सारी गाइडेंस फ्री मिलेगी और आपको नोट्स वगैरह ठीक सब मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको भी एक मोटिवेशन देना है जिससे ये क्लास आगे अपनी ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना 11th क्लास की एनसीईआरटी को, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारत में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ठीक। तो किताब देख लो, आपकी ये वाली है। और एनसीईआरटी की किताब एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमें एनसीईआरटी कौन कौन सी लेनी है और स्टैंडर्ड बुक कौन सी लेनी है, क्योंकि ज्यादा हमें एनसीईआरटी भी नहीं लेनी होती, बहुत कम होती है। पहले अब हम समझ लेते हैं इस एनसीईआरटी की विषय सूची, आखिर कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें पढ़ना हमें, जिसमें योजना वगैरह आई थी। तीसरा है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। 4th चैप्टर में पढ़ना है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तो आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो थोड़ी चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी, और नहीं आ रही तो आगे समझ में आ जाएगी। फिर ग्रामीण विकास, रोजगार, तो ये सब हमें पढ़ना है। 7th चैप्टर में पढ़ना हमें पर्यावरण और धारणीय विकास, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 8th चैप्टर, तो जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ तुलना और विकास का अनुभव पढ़ना है, ठीक है। तो इस किताब में हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आपकी 12th क्लास में देखना कि पॉलिटी की किताब होती है जिसमें भारत और विश्व के बारे में बता रखा है, ठीक है। एक तो वो किताब हमारी आईआर में काम आ जाती है और पॉलिटी के तौर पर भी काम आ जाती है, ठीक है। तो वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारी मेन थीम ये नहीं है कि
हम इस किताब को कंप्लीट करें। हमारी थीम है कि हम यूपीएससी के लिए इस किताब को पढ़ें जो हमारा काम का है, ठीक है। अब ये नहीं है कि सारे चैप्टर पढ़ डालें, क्यों पढ़ें, जो हमारे सिलेबस से काम के तो वही पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो चलो चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। और आपके पास एनसीईआरटी खुली रखी हो और अच्छी बात है, और नोट्स आप जरूर बनाते रहना अपना। तो चलो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि उस टाइम पर औपनिवेशिक काल होगा हमारे देश में। तो देखते हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औपनिवेशिक के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था खराब थी, जिसमें जैसे ब्रिटेन भारत से कच्चा माल की आपूर्ति करता था। तो आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का मतलब जरूर पता रखो, क्योंकि हिंदी मीडियम में ये तो प्रॉब्लम आते हैं, कुछ शब्द अजीब होते हैं, ठीक है। तो मतलब आजादी से पहले क्या होता था, जो उपनिवेशिक शासन था उसमें अंग्रेज हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने वहां उनमें मॉडिफिकेशन करके इंडिया में वापस उसे बेचते थे, जिससे आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था तो खराब ही हो जाएगी। और इससे ये भी दिक्कत है कि जो हमारे छोटे लघु उद्योग हैं उन पर भी काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर लोग हमारे चीजों को लेना कम पसंद करेंगे, जहां चीज अच्छी होती है वहां से ज्यादा लेंगे, ठीक है। ये तो फर्क पड़ता ही है कहीं ना कहीं। अब फिर आगे आ जाता है इसमें पॉइंट, उपनिवेशिक शासन के आर्थिक विकास। तो इसमें पढ़ना हमें जब उपनिवेशिक शासन था तो आर्थिक विकास उसमें कैसा हो रहा था हमारा, ठीक है। तो इसमें उपनिवेशिक शासन के दौरान देश में कच्चे माल की आपूर्ति और ब्रिटेन से तैयार औद्योगिक उत्पादक को उपभोक्त में बदल दिया जाता था, ठीक है। तो इस पॉइंट का वही मतलब है कि यहां से ले जाते थे कच्चा माल और उसमें इन मॉडिफिकेशन करके कोई भी चीज बना दी जाती थी, जैसे वस्त्र, अब ये कोट पैंट वगैरह जो भी हुए, देखो ये आए तो विदेश से ही है, ठीक है। पर अब कहीं ना कहीं नकार भी नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो बहुत काफी पुरानी बात है, हमें भी चीजों के साथ बदलना पड़ता है। फिर आगे पॉइंट दे रखा है इसमें, उपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान नहीं लगाया गया, परंतु दादा भाई नरोजी, विलियम डिम्पो, BR के भीमराव अंबेडकर, RC देसाई ने आय का अनुमापन किया, ठीक है। अब ये आपको समझ में नहीं आएगी कि राष्ट्रीय आय क्या है, व्यक्तिगत आय क्या है। तो अभी आप थोड़ा अपना इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ना मेंस प्री के लिए स्टैंडर्ड बुक, तो उसमें आपको ये सभी पता चल जाएगी कि राष्ट्रीय आय क्या है, व्यक्तिगत आय क्या है, तो उसमें ढंग से पढ़ लेंगे। केवल अभी ये सुनो कि उपनिवेशिक के दौरान हमने ये सब गणना नहीं की थी कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, तो उसमें बस ये कुछ लोग हुए, इन्होंने गणना कर दी थी अपने हिसाब से, जिससे कुछ अंदाजा चला, ठीक है। फिर देखते हैं कृषि क्षेत्र उस दौरान कैसा था, जिस दौरान हमारे देश में उपनिवेशिक शासन था। तो कृषि की प्रधानता अर्थव्यवस्था की 85% थी, ठीक है, ज्यादातर कृषि होती थी और उद्योग वगैरह ज्यादा इतने नहीं थे हमारे देश में, छोटे छोटे लघु उद्योग थे, गांव गांव में बहुत छोटे। आबादी गांव कृषि से आजीविका चलाती थी, ठीक है, कृषि से ही। और उसमें भी फिर आपको पता है कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे, कर के बाद जो भी कुछ बच जाता उससे ही अपना जीवन यापन करना पड़ता था। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और, जब हमारा देश मतलब गुलाम था, हालांकि पहले क्या होता था कि ये एक दूसरे के देश पर उपनिवेशिक करने का शासन था, मतलब सभी लोग करते थे, जो देश पावरफुल होते थे तो वे एक दूसरे को गुलाम देश बनाकर रखते थे। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ के देखना, ठीक है। तो उसमें अब ये पॉइंट आ जाएगा कि मान के चलो उस टाइम अब हमने अंग्रेजों से लड़कर उन्हें भगा दिया, ठीक है, इसलिए कि हम ढंग से रह सकें, गरीबों को शोषण नहीं हो। पर अगर आप आज के टाइम भी देखोगे, भले ही देश से अंग्रेज चले गए पर कहीं ना कहीं तो गरीब आज भी शोषित है, ठीक है, भले ही वो बड़े लोगों की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये तो चीज है, शोषण जब भी था और शोषण अब भी है। हालांकि ये तो आपकी पॉलिटिक्स का मैटर हो जाता है फिर इसमें, चलो तो यहां तो हम अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आगे इसमें पॉइंट, जैसे तो सिंचाई सुविधा तो कम थी, ठीक है, इतना वहां तकनीकी थी नहीं, बट कृषि के लिए जंगल की कटाई ज्यादा होने लगी और बंगाल प्रेसिडेंसी ने जमींदार व्यवस्था लागू की थी। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा 8th क्लास में, ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था क्या थी
कि जो भी कर होता था गांव का वो जमींदार के हाथ में दे दिया कि जमींदार करेगा और अंग्रेजों को कर दे देगा। तो वही व्यवस्था थी। अब जमींदार पर भी प्रेशर रहता था कि किसानों से कैसे भी करे कर को अंग्रेजों तक पहुंचाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि कृषि का तो लाभ हो ही नहीं पाता, बल्कि जमींदार अपने उसमें ही लगे रहते थे। आगे पॉइंट में जमींदारों ने केवल लगान वसूला और कृषि के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे छोटे किसान और बटाईदार के पास ना तो संसाधन और ना ही तकनीक थी, ठीक है। उस टाइम पर उद्योग देख लेते हैं हम। ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम हमारे देश में अंग्रेजी शासन था, ठीक है। उस समय की हमारे देश की अर्थव्यवस्था की यहाँ बात हो रही है। फिर इसमें उपनिवेशिक शासन तो भारत में मजबूत औद्योगिक विकास ना कर सका, ठीक है, क्योंकि उनका तो ये पर्पस था ही नहीं कि हम भारत में भी कुछ विकास करें। वो तो बस यहाँ से अपना रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने वहां उसे तैयार करके यहाँ हमारे यहाँ ही उल्टा बेचते थे। फिर इसमें औद्योगिक क्षेत्र में आगे देखते हैं। देश में विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योग, इनमें गिरावट आई, ठीक है। विउद्योगीकरण किया इसमें, परंतु जैसे कि उद्योग नष्ट हुए, ठीक है, और उनकी जगह पर कोई और भी उद्योग नहीं लगाए गए, परंतु नाम मात्र का उद्योगीकरण किया। तो जैसे कौन सा, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी अंग्रेजों ने लगा तो दी थी, अब वो कह भी देते कि हमने तो भाई भारत के विकास हेतु रेलगाड़ी बिछाई थी, पर हकीकत ये है उन्होंने रेलगाड़ी इसलिए लगाई थी कि जो उनका कच्चा माल होता था वो अपने यहाँ ले जा सके, या फिर कच्चा माल को इधर से उधर करने में आसानी हो सके, ठीक है। उन्होंने रेलगाड़ी व्यवस्था अपने लिए ही लगाई थी, ठीक है। आगे फिर 20वीं शताब्दी में जैसे लोहा इस्पात उद्योग शुरू हुए, जिसमें टाटा आयरन कंपनी 1907 में शुरू हुई, ठीक है। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीनी, सीमेंट, कागज आदि उद्योग सामने आए, ओके। विदेशी व्यापार में देख लेते हैं अब हम। तो विदेशी व्यापार में प्राचीन काल से ही भारत व्यापारिक राष्ट्र रहा है। आपने उसमें देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में भी कि हमारे यहाँ से काफी व्यापार होता था, क्योंकि मोहरे उसी काम आती थी ना वो। आगे देखते हैं फिर इसमें वस्तु उत्पाद व्यापार और टेरिफिन की प्रतिबंधात्मक नीतियां ने विदेश व्यापार की संरचना पर प्रभाव डाला, ठीक है। फिर इसमें भारत कच्चे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील एक्सेट्रा प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक बन गया और उपभोक्ता वस्तु जैसे कपड़े, कपास, ऊन एक्सेट्रा में आयत बना गया, ठीक है। अब इसका क्या है कि निर्यातक क्यों बना रहा वो पहली प्राथमिक चीजों का, क्योंकि वे चीजें यहाँ ज्यादा होती थी, जैसे कि कपास वगैरह यहाँ ज्यादा होते थे, तो इसलिए भारत प्राथमिक उत्पादक रहा, ठीक है। और उपभोक्ता के तौर पर वो कपड़े उसे लेने पड़ते थे, ठीक है। तो जब ही तो गांधी जी ने कहा था कि इन काले कोटों को जलाओ, ठीक है, तो विदेशी का बहिष्कार करो और अपने देशों की चीजों को अपनाओ। और उसके लिए क्या सॉल्यूशन दिया था कि चरखा चलाओ। अब लोग कहेंगे कि चरखा चलाने से कैसे हो गया, देखो चरखा चलाने से मतलब ऊन काटी जाती थी। जब आप चरखा चलाओगे तो ऊन कटेगी, जिससे आप स्वयं के लिए कपड़े अपने देश में तैयार कर सकते हो, लघु उद्योगों से। फिर आगे इसमें ब्रिटेन ने भारत के आयात में निर्यात पर एकाधिकार कर लिया। इसका मतलब ब्रिटेन चाहेगा भारत का आयात निर्यात उसी देश के साथ होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे फिर जनसंख्या की स्थिति देख लेते हैं। तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के बारे में पहली बार 1881 में जनगणना हुई, जिसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि में असमानता देखी गई, ठीक है। तो आगे फिर व्यावसायिक संरचना, कृषि क्षेत्र कार्यबल, तो इसमें 70 से 75% था, जो कि कृषि में ज्यादा लोग लगे रहते थे, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 15 से 20% योगदान था, ठीक है। तो भारत में उस टाइम पर देखो ज्यादातर कृषि, भारत पहली बार कृषि प्रधान देश ही रहा है शुरू से, प्राचीन काल से ही। तो इस टाइम तक भी अपना कृषि में ही लोग लगे रहते थे। फिर है आगे पॉइंट आधारभूत संरचनाएं, जैसे रेलवे, बंदरगाह, जल परिवहन, टेलीग्राम विकास, ये सब हो चुका था, ठीक है। और रेलगाड़ी की शुरुआत 1850 में हो चुकी थी। आगे चलते हैं कि रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 तरीके से प्रभावित किया। पहला है दूरी की यात्रा कम समय में भौतिक और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने में सक्षम बनाया। अब
मतलब एक तो जो चीज दूर होगी उसमें कमी कर दी, और संस्कृति बाधाओं को कैसे तोड़ने में सक्षम बनाए। मान के चलो ये है आपका दिल्ली, ठीक है, और ये है आपका बिहार, ठीक है। अब मान के चलो इमेजिन करो इस दुनिया में रेलगाड़ी वगैरह कुछ नहीं चलती, तो जो दिल्ली के लोग हैं अब बिहार वगैरह जाएंगे तो बहुत काफी टाइम लग जाएगा, हो सकता है 1 महीने ही लग जाएगा, पैदल पैदल गए तो लोगों को इतना पता नहीं चलेगा ना कि वहां का कल्चर कैसा है, या फिर बिहार के लोगों को दिल्ली का कल्चर नहीं पता चलेगा। अब रेल व्यवस्था आ गई, दूरी अपने कम समय में तय हो जाती है, तो जिससे एक दूसरे की संस्कृति का भी पता चल जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था भारतीय कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला था, ठीक है। अब नोट पॉइंट में कुछ चीजें दे रखी हैं जो कि आपकी पीटी में आ जाती हैं। मलमल क्या है? सूती कपड़ा, बंगाल में होता था, और विदेशी इसे मलमल खास कहते थे, ठीक है। और ये आपको 7th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में ही पॉइंट मिलेंगे, या फिर 8th की में, जरूर देखना, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। तो देख रहे हो आप चैप्टर नंबर 1 बस केवल आपका एक पेज में ही आ गया, ठीक है। तो ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब क्या होगा कि आप एक बार मान लो ये एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, तो आपको किताब पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है, पर मैं कहूंगा कि ज्योग्राफी की किताब आपको बार बार पढ़नी है, भले ही आप क्लास किसकी भी ले लो। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब भी पढ़ोगे पढ़ना किताब से, नोट से पढ़ लेना पर पढ़ना किताब से, क्योंकि ज्योग्राफी को जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीजें अलग से उभर के आएंगी, ठीक है। पर इकोनॉमी और सब्जेक्ट हुए ना, तो इन एनसीईआरटी को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बार बार रिवीजन करो और चीजें ढंग से याद हो जाएंगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक पीवाईक्यू, ठीक, तो ऐसे ही अपना काम हो जाता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं स्टूडेंट अपने चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये 1950 से लेकर 1990, ठीक है, क्योंकि 1947 में तो हमारा देश आजाद हो चुका था, ठीक है। अब उससे आगे की हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ी थी कि जब हमारे देश में अंग्रेज थे उस टाइम पर अर्थव्यवस्था हमारी कैसी थी, अब पढ़ेंगे अंग्रेज जाने के बाद। तो पहले हमें उससे पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। तो अर्थव्यवस्था प्रणालियों के प्रकार, तो ज्यादा वो मत हो कंफ्यूज, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो पूंजीवादी में क्या होता है कि यहाँ ना चीजों को बाजार पर छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान के चलो बाजार में आपकी गेहूं की डिमांड ज्यादा चल रही है, ठीक है, अब लोग आ रहे हैं और गेहूं को ज्यादा खरीद रहे हैं, तो बाजार क्या करेगा? चावल का उत्पादन बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, केवल गेहूं का ही, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, मान के चलना ऐसे ही, ठीक है। तो पूंजीवाद इसे बोलो आप। समाजवाद में क्या होगा? सभी चीजों को बराबर किया जाएगा और सभी लोगों को। अब ऐसा नहीं कि समाजवाद में क्या होगा कि गेहूं चावल सभी, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये है कि जो पूंजीवाद होता है ना, उसमें सरकार बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, सरकार का कोई काम नहीं होता। अब जैसे मान के चलो कोई गाड़ी है, ठीक है, अब भाई उस गरीब आदमी तो गाड़ी को खरीदेगा नहीं, तो गाड़ी वाले अपनी गाड़ी के कितने भी पैसे बढ़ाएं तो सरकार कुछ तो बोलेगी नहीं भाई इतनी गाड़ी महंगी क्यों है ये, ठीक है। पर समाजवादी व्यवस्था होती है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। तो इसमें सरकार कंट्रोल करती है चीजों को, ठीक, और कुछ चीजें छोड़ देती है प्राइवेट के लिए, ठीक है। अब बस तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था आती है मिश्रित, जिसमें कुछ चीजें सरकार फैसला लेती है, कुछ कामों पर प्राइवेट लोग फैसला लेते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना हमारे देश में अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित, ठीक है, जहां कुछ चीजें सरकार की भी होती हैं, प्राइवेट भी। अब एग्जांपल से समझो, एक गांव में सरकारी स्कूल भी है और उसी गांव में प्राइवेट भी है। जिसके पास पैसा है तो प्राइवेट में पढ़ो, नहीं है सरकारी में पढ़ो, ठीक है। बट सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार भी प्राइवेट चीजों को ज्यादा बढ़ा रही है, उसकी तुलना में सरकारी चीजें गिरती जा रही हैं। सरकार यहां भी ज्यादा काम करे, ठीक है। अब इन चीजों को तीनों को एक एक बार समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहला आ जाता है पूंजीवाद व्यवस्था क्या है, तो समझो इसे, उत्पादन और वितरण आपूर्ति की मांग बाजार पर निर्भर तय होती है, ठीक है। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो उत्पादन के अधिक श्रम ग्रहण तकनीकी का उपयोग हुआ, ठीक है। अब मतलब प्राइवेट चीजें होती हैं इसमें, ठीक है, जिस चीज की मांग ज्यादा वही चीज यहां होगी। दूसरा है समाजवादी।
तो समाजवादी में क्या है, सरकार तय करती है कि समाज की जरूरतों के अनुसार कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, ठीक है। यहाँ प्राइवेट कोई अपना वो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि परमाणु शक्ति है, तो वहां कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी घुस जाएगी, सरकार की संपत्ति है परमाणु ऊर्जा पर तो अपना वो करना। तीसरे नंबर पर आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें दो चीज होती है, आधी सरकार चलाती है, आधा प्राइवेट, दोनों लगभग समान काम करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकार व बाजार दोनों तय करते हैं कैसे उत्पादन करना है, कैसे वितरण करना है, बाजार उत्पादन प्रदान करता है और सरकार आवश्यक सामान और सेवा प्रदान करेगा जो बाजार करने में विफल रहता है, ठीक है। मतलब वो काम सरकार कर देगी जो बाजार नहीं कर सकता, बस 3 चीजें थी। अब आ जाते हैं हम पंचवर्षीय योजना क्या है। तो ये जब आपके आम चुनाव हुए उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है आपकी पंचवर्षीय योजना। मतलब 5 साल का प्लान किया जाता था, टारगेट लिया जाता था कि हमें अब देश में 5 साल के अंदर ये करना है, अगली 5 साल बाद कुछ और। पर अभी आपकी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल समाप्त हो गई है, ठीक है। अब नीति आयोग आपका चलता है जो कि नीतियां बनाता है, अब हमें ये करना है या कुछ और करना है। तो पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि अब तो क्वेश्चन आने का ही नहीं, पर पीटी में आ सकता है। तो सोवियत संघ के संविधान से ली गई है ये पंचवर्षीय योजना। 1950 में आयोग का गठन हुआ और पीएम की अध्यक्षता में 5 साल की योजना होती है। अब एक एक समझ लेते हैं लक्ष्य क्या क्या थे। तो लक्ष्य पहला था आधुनिकीकरण, ठीक है। तो हमें मतलब नई नई चीजों को अपने यहाँ भी लाया जाना चाहिए, जिसमें जैसे वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का अपनाना, ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव, महिला पुरुष का इसमें सम्मान, ठीक है। फिर दूसरी थी आत्मनिर्भरता, यानी कि उन वस्तुओं का उत्पादन भारत में जिनका आयात होता है, ठीक है। और आगे पॉइंट इसमें प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना 1990 तक योजनाओं में आत्मनिर्भर महत्व दिया, ठीक है। जिसमें कि अनाज क्षेत्र ये सब आते हैं। फिर है तीसरा समानता, यानी कि आर्थिक समृद्धि का लाभ और गरीबों को भी मिले, ठीक है। और प्रत्येक भारतीय भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल में समानता हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कृषि। तो कृषि में क्या क्या हुआ उस टाइम पर। तो कृषि में भूमि सुधार और हरित क्रांति आई थी। भूमि सुधार में जमींदारी बिचौलियापन बिल्कुल समाप्त, यानी कि अब तो कोई जमींदारी होती नहीं है, किसान के पास पर्सनल अपनी जमीन होती है, वहां खेती करता है, ठीक है। और कृषक को भूमि का स्वामित्व बना दिया, यानी कि किसानी मालिक होगा, भूमि की सीमा निर्धारित कर दी, ठीक। मतलब रजिस्ट्री के तौर पर पहले तो कोई किसी की भी भूमि हड़प लेता था, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब फिर आई थी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में जैसे गेहूं, चावल, इनका उपजन ज्यादा हुआ, ठीक है, ज्यादा उपजाया गया और फसल HYV के बीजों के उपयोग के कारण फसल बढ़ी, ठीक है। और सिंचाई का उपयोग हुआ, कीटनाशक का, मशीनरी का, यानी कि फसलों में आधुनिकीकरण ज्यादा लाया गया पुरानी तकनीकी को छोड़कर। और ये कब हुआ था, जब हमारा देश आजाद हो चुका था, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं हम ये दूसरे चैप्टर में। आगे इसमें औद्योगिक नीति का प्रस्ताव जो कि 1956 में आया था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक पर आधारित थी, यानी कि उद्योग बढ़ानी थी दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। पहली में तो वही नॉर्मली कृषि वगैरह यही था। तो इसमें 3 श्रेणी थी। पहली श्रेणी में वे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व था, ठीक है, उन्हें मतलब ठीक किया गया। और दूसरी, वे उद्योग लगाएगी सरकार पर सहायता के रूप में निजी क्षेत्र अस्तित्व होगा, ठीक है। उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है, ठीक है। तो मतलब और लोगों को भी आने की सुविधा दी जा रही है, ठीक है। तो कुछ चीजें सरकार लगा के दे देगी और सहायता कौन करेगी, प्राइवेट लोग, ठीक है। तीसरी श्रेणी कौन सी थी, तो वे उद्योग जो पहली व दूसरी श्रेणी में नहीं आते, ये निजी क्षेत्र पर आधारित होते हैं। जैसे कि सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप उद्योग वगैरह ये सब लगा सकते हो। तो जिसमें जैसे लघु उद्योग, छोटे उद्योग लगा सकते हो, जैसे 1950 में 12 लाख रेट तक का उद्योग अपने लगा सकते हो, ठीक है। वर्तमान में 1 करोड़ ये हो गया है।
तो पहले क्या होता था इस टाइम पर कि आपको कोई उद्योग लगाना है तो सरकार से लाइसेंस बनता था, जब लगा सकते थे। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ चीजों में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे धूम्रपान या किसी भी चीज की ऐसी कंपनी है जो कि समाज के हित में नहीं है, तो उसके लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि दारू वगैरह इन सब में। ठीक है। और स्टूडेंट, यदि आपको अब तक ये चैप्टर कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हमें भी मोटिव मिलेगा और आने वाली क्लास बिल्कुल जरूर आपकी कंटिन्यू रोज रोज होती रहे। अन्यथा आपको क्लास आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई मोटिवेशन नहीं होता तो आगे ये चीजें कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए काफी टाइम भी लग जाता है इन चीजों में। ठीक है, हालांकि आपको ये सब चीज अच्छी लग रही होगी, क्योंकि किताबों में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, खासकर एनसीईआरटी में ज्यादा। हालांकि पढ़नी आपको एनसीईआरटी अपने आप से ही चाहिए। ठीक है, एक बार आप रीडिंग कर लो, क्योंकि पढ़ने से आपको समझ विकसित होगी। मेंस में आपको पढ़ी हुई चीजें ज्यादा याद आएंगी। अब तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो उदारीकरण वही चीज है कि सरकार ने सभी लोगों को कह दिया कि आओ भाई तुम भी यहाँ आओ और अपना उद्योग वगैरह लगाओ, आज से सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे। निजीकरण होता है प्राइवेट चीजें, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट अस्पताल अपने अलग ही हो गए। ठीक है, और वैश्वीकरण सभी के लिए अर्थव्यवस्था खोल दी। तो अब एक एक चीजों को समझ लेते हैं। तो 1991 में भारत को अपनी बाहरी ऋण से संबंधित आर्थिक संकट आया। ठीक है, तो मतलब 1991 में आते आते भारत पर बाहर से भी मतलब ऋण का संकट आने लगा, भारत में पैसे की बहुत ज्यादा कमजोरी हुई। ठीक है, तो इसी के कारण सरकार के ख्याल आया कि भाई सरकार बहुत खेल ली है, अब कुछ चीजें ऐसी करो कि जो प्राइवेट में भी आ सके। ठीक है, ये जैसे लाइसेंस प्रक्रिया को कैंसिल करो। तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में संकट आया, विकास हेतु आय से ज्यादा खर्च होने लगा, सरकार दूसरे देशों में अंतरराष्ट्रीय संसाधनों से उधार मुद्रा आयात करती थी। ठीक है, आयात अधिक होने लगा, तो इस कारण संकट आया और इसीलिए सरकार को लगा कि अब तो कुछ चीजें प्राइवेट करनी पड़ेंगी। तो भारत में तो यही होता है कि चीजें जब ही होती हैं कि जब तक उदाहरण नहीं मिल जाता। अब देख लेते हैं उदारीकरण, लेवराइजेशन। ठीक है, तो सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। यानी कि तो सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। कि मतलब सरकार का ये कहना कोई भी आओ और मिलकर काम करते हैं। ठीक है, बस कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनमें केवल सरकार का ही हाथ रहेगा। जिसमें अब इसमें कुछ सूची दे रखी है, जैसे पहली सूची ए में निजी क्षेत्र को लाइसेंस लेना पड़ता था, बट 1991 में लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया और सभी कार्य निजी क्षेत्र उद्योग होने लगे। ठीक है, बट वर्तमान में परमाणु ऊर्जा लेल परिसंचालन केवल सरकार के ही हाथ में है। ठीक है, आगे फिर बट कुछ कार्यों में लाइसेंस, जैसे शराब, खतरनाक रसायन, तो इनमें सरकार के पास ही अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब कुछ देश में चीजें घट जाती हैं, प्राइवेट कंपनी तो पीछे हाथ कर लेंगी, तो सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने चुनकर सरकार बैठाई है। अब स्टूडेंट आगे पॉइंट आ जाता है आपका वित्तीय क्षेत्र में सुधार क्या क्या हुआ। तो भारतीय वित्तीय क्षेत्र में आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक और विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, अब मतलब इन बैंकों पर भी मतलब ऐसी चीजें लगा दी गई जो आम लोग इनसे जुड़ सकें। ठीक है, अब फिर आ जाता आगे इसमें निजी बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, कर व्यवस्था में सुधार हुआ। तो कर व्यवस्था में कैसे सुधार हुआ, जो टैक्स प्रक्रिया थी, हालांकि आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक में, और उसके नोट्स भी ठीक ठाक बना रखे हैं। ठीक है, आपको काफी बढ़िया लगेंगे, और सभी बुकों से लेकर कोचिंग के मटेरियल से मिलाकर भी नोट्स बनाए। आपको काफी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स आपको अच्छे मिलेंगे और उनकी क्लासेस भी आएंगी। तो बस आपका यही है कि मोटिवेट आप करते रहो तो क्लास कंटिन्यू आती रहेंगी। ठीक है, कर व्यवस्था में सुधार। तो कर व्यवस्था दो टाइप की, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वही होता है जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट मांगते हैं। ठीक है, निगम टैक्स, कर भरने की प्रक्रिया आसान कर दी। और अप्रत्यक्ष टैक्स कौन सा होता है, यानी कि जिसमें जीएसटी आ जाता है। ठीक है,
तो जैसे कोई वस्तु ले लो आपको, ठीक है, तो वहां जुड़ जुड़ा के अपना टैक्स वगैरह जब मिलती है हमें, ठीक है। तो कोई 5 रुपए का बिस्कुट मिलता है, ऐसा थोड़ी है 5 रुपए का बिस्कुट की कीमत दो और एक्स्ट्रा 1 रुपया और दो टैक्स का, तो सभी उस 5 रुपए में मिलके आ जाएगा, जिसे आपका अप्रत्यक्ष टैक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर विदेशी मुद्रा में सुधार हुए, तो 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या से तत्कालीन अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपयों का अवमूल्यन किया गया, ठीक है, मतलब करेंसी को बदल सकते हो आप। तो जिसमें जैसे विदेशी निवेश प्रतिबंध ये हटा दिए गए और लाइसेंस आयात के लिए कोई लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं रही, ठीक है। फिर आ जाता है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इसे भी अब हम देख लेते हैं अपना। तो निजीकरण क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा कि निजीकरण क्या है, कि कोई चीज है, ठीक है, कोई उद्योग है, तो वो उद्योग अब प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गया, ठीक है, उसे ही बोलेंगे निजीकरण, यानी कि निजी अपनी, ठीक है, सरकार का स्वामित्व नहीं है, अपनी निजीकरण, ठीक है। अब उस निजीकरण में कुछ भी आ जाएगा, जैसे कि स्कूल आ जाएगा, ठीक है, पार्क वगैरह, तो निजीकरण में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपके 2 पॉइंट है, जिसमें जैसे एक तो विनिवेश, तो जिसमें जैसे सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व प्रतिबंध से बाहर होता है, ठीक है। विनिवेश के अंदर क्या आता है, एक तो सरकार का सार्वजनिक, ठीक है, मतलब जो चीजें सरकार की होती हैं वो सभी के लिए होंगी, और कंपनी के स्वामित्व में आता है ये प्रतिबंध के बाहर, मतलब इस पर कोई रोक टोक नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी चीजें आ जाती है इसमें, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी को सीधे बेच देना, ठीक है, मतलब जो जैसे सरकारी कंपनी थी अब वो किसी को बेच दी, ठीक है, तो वे आपका हो जाएगा निजीकरण, ठीक है। आगे पॉइंट आपका विनिवेश क्या है, तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सरकार अपने साधारण शेयर बेचता है, ठीक है। तो शेयर आप ये हम सभी पढ़ेंगे बैंक की व्यवस्था में जब स्टैंडर्ड बुक देखेंगे। अब शेयर आप अभी ये समझो कि छोटा सा मालिकाना हक होता है, ठीक है। आगे फिर इसमें जिसमें जैसे महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न, तो ये उद्योगों के नाम है। इन उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया था, ठीक है, और इन्हें स्वतंत्र भी कर दिया, ठीक है, इन उद्योगों को। अब आ जाता है वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण में एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विश्व के सभी देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है, ठीक है, विदेशी कंपनी भारत में आ सकेगी, ठीक है। तो मतलब कोई विदेश की कंपनी चाहती है भारत में आकर व्यापार कर सकती है, ठीक है, कोई भी हो, या फिर भारत की कंपनी है वो विदेश में जाकर व्यापार करेगी, ठीक है। हालांकि आप सोच के देखना एक बार कि जब कोई विदेश से भारत में कंपनी आएगी तो उसके लाभ क्या होंगे और नुकसान क्या होगा, ठीक है। एस्पेंट अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4, जिसमें भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो पहले मानव पूंजी समझो, तो आपने ये तो समझे होंगे जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, और उसी में आते हैं जैसे कि मानव पूंजी। तो मानव पूंजी क्या है, तो मतलब मानव को एक स्किल दे देना या उसे फिर मतलब ग्रेजुएट कर देना, ठीक है, एजुकेशन वगैरह से कर देना, तो वो भी तो अपने आप में एक मानव पूंजी बन जाता है। जैसे इंजीनियर तो वो और किसी के काम आएगा, ठीक है, डॉक्टर जैसे और लोगों के काम आएगा, तो उसी को बोलते हैं मानव पूंजी। तो इसमें ह्यूमन कैपिटल, जिसमें हमें देखना भौतिक संसाधनों को जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तित किया जाता है, वैसे ही किसी देश के मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब, ठीक है। आगे फिर इसमें देखते हैं भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी पर जोर दिया, जिसमें 2020 एनईपी लागू हुई, ठीक है। यदि आप देखो ग्रेजुएशन में होगे ना, तो आपके टाइम में ये एनईपी स्टार्ट हो रही होगी, अब आप ग्रेजुएशन कर रही हो, 2020 से लागू हुई थी। इसमें क्या है, मतलब एजुकेशन को और बेस्ट बनाया गया है, जिसमें जैसे कि सेमेस्टर वाइज कर दिए गए। तो इसमें क्या है, ज्ञान संसाधनों से भरी अर्थव्यवस्था होगी, भारत में मजबूत शिक्षा प्रणाली, प्रौद्योगिकी। हालांकि आपको भी पता होगा जैसे कि लो डिग्री होगी, जैसे हमारी नॉन टेक्निकल बीए, बीएससी, उनमें कितने भी एनईपी या कुछ भी कर लो वे रहेंगी फिर भी थोड़ी कम स्तर पर ही, ठीक है। आगे फिर चलते हैं हम, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या है। तो इसमें देखते हैं जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में
शिक्षा स्वास्थ्य मौजूद है, ठीक है, दोनों लाभ पैदा करते हैं, तो इसमें सरकार का होना आवश्यक ही है, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य का खर्चा दीर्घकालीन प्रभाव बढ़ता है, इसलिए सरकार आनी चाहिए, ठीक है। अब प्राइवेट चीजें तो ये संभालेंगी नहीं भाई, वो तो बस हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है, उन लोगों का क्या जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है। फिर नागरिक को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, स्वतंत्र सेवा के लिए सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। अगर यही बात प्राइवेट चीज में हो तो प्राइवेट लोग तो वैसे ही नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या क्या सुविधा दी जा रही है, कम से कम सरकार तो बताएगी। फिर भारत संघ राज्य स्तर पर शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद, जिसे एनसीईआरटी किताबें बोलते हैं, ठीक है, जो ये कि विश्वविद्यालय में है, और यूजीसी एक्सेट्रा में सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से हमें मिल सकती है। फिर स्वास्थ्य में भी जैसे संघ राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय, चिकित्सा उद्योग, ये सब, ठीक है। फिर भारत में शिक्षा, तो भारत में शिक्षा आयोग ये 1900 से 64 से 65 के अनुसार भारत जीडीपी का कम से कम 6% खर्चा इसमें करेंगे, ठीक है। फिर तापस मजूमदार समिति, जिसमें स्कूली शिक्षा के दायरे में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 10 वर्षीय, और ये कब से कब तक चला था, 1998 से 99 से, और फिर 2006 से 7 के बीच, तो लगभग 1 लाख करोड़ इसमें खर्चा किया। तो जो बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष की है उनकी इसमें ये समिति का गठन हुआ था, ठीक। तो चैप्टर नंबर 4 भी आपका समाप्त हो जाता है। 5 पर आ जाता है ग्रामीण विकास कैसे किया जाए अपना, तो इसे भी देख लेते हैं। तो मानव संसाधन विकास में जिसमें क्या क्या जरूरी होता है, हमें शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, बिजली, सिंचाई, परिवहन, इन सब की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण और विपणन, ठीक है, तो फसलों से उत्पाद से आय प्राप्त करने के लंबे समय अंतराल के कारण ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि फसल से हमें जो इनपुट वगैरह मिलते हैं उसमें काफी टाइम लग जाता है। फिर ग्रामीण लोग ऋण साहूकार से लेते हैं और ऋण जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण आत्महत्या ये सब कर लेते हैं और उनकी जमीन जायदाद ये सब चली जाती है, ठीक है। और फिर इसी के कारण सरकार ने बैंक व्यवस्था को ऐसी किया कि सभी लोगों का खाता बैंक में खुल जाए, ठीक है, जिससे थोड़ा ऋण सरकार के द्वारा बैंक के माध्यम से आसानी से मिल सके। पर वास्तविकता में तो ऐसा है ही नहीं। आगे आ जाता है फिर 1970 में सामाजिक बैंक को अपनाया, ठीक है, जिसमें ग्रामीण को कम ब्याज पर ऋण दिया जाए, ठीक है। फिर 1982 में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक ऋण के लिए बनाए गए। परिणाम क्या हुआ कि ग्रामीण में ऋण सुविधा आसान हो गई, ठीक है, उत्पादों में भी अच्छा वृद्धि होने लगी और खाद्य सुरक्षा भी होने लगी, ठीक है, क्योंकि अब कृषि के लिए ऋण मिलने लगे, ठीक है। तो सकारात्मक आपके पक्ष यही थे, ठीक है, और नकारात्मक क्या थे कि कुछ बैंक ऋण की वसूली नहीं कर पाती थी, जिस कारण बैंक अपना नीलाम वगैरह ये सब हो जाता था, ठीक है। फिर एक इसमें क्या हुआ कि 1991 में सुधार के बाद निजी बैंक का ध्यान ग्रामीण इलाकों से हटा लिया गया, ठीक है, तो क्योंकि थोड़े वहां नेगेटिव प्रभाव के कारण, हालांकि फिर बाद में और प्रयास भी किए गए। फिर आगे आ जाता है कृषि बाजार प्रणाली क्या है। तो किसानों से खरीद करते समय व्यापारियों द्वारा उपज की गलत तुलाई और खाते में घोटाला होने लगा था, ठीक है। प्रचलित बाजार मूल्यों के बारे में जानकारी कम के कारण व्यापारी किसान से कम कीमत पर जबरन बिक्री कर लेते थे, ठीक है। गांव में भंडार सुविधाओं की कमी, जिसके कारण बेहतर कीमत पर बिक्री में देरी हो सकती है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने हस्तक्षेप इन चीजों में भी किया, ठीक है। फिर वो इसमें जैसे कि सुधारात्मक उपाय क्या क्या हुए इसमें, तो सरकार ने बाजार का विनियमन किया और अपनी मंडियां बनाई, जिसे एपीएमसी मंडी कहते हैं, और ये मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। फिर सड़कों, गोदामों, रेलवे बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, किसान की उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने की बात की गई, ठीक है। और फिर कृषि उत्पादक के लिए एमएसपी, जिसका नाम मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। तो मतलब एमएसपी ये होती है कि जैसे कोई फसल है तो सरकार मतलब एक भरोसा देती है कि इस प्राइस पर हम आपकी फसल को खरीद लेंगे, ठीक है, उसे ही बोलते हैं एमएसपी। तो एमएसपी पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल को बफर स्टॉक में
स्टोर कर लिया जाता है। तो बफर स्टॉक क्या है, एक जगह होती है मंडी टाइप की सरकार की, तो वहां सभी किसानों से अपना अनाज ले लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं, और जब देश में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो बफर स्टॉक का वहां उपयोग किया जा सकता है। फिर आगे पॉइंट है, फिर इसी के साथ ही कुछ विकल्प आए जिसमें किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को अपनी मंडी में बेच सकते थे, ठीक है, जिसमें जैसे हरियाणा, पंजाब ये सब आते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली बेच सकते थे। आगे पॉइंट उत्पादक गतिविधियों में एकीकरण, तो इसमें क्या क्या है, पहला क्या है कि फसल उत्पादन पद्धति में परिवर्तन हुए, जिसमें श्रम शक्ति को कृषि से अन्य गतिविधियों में भी शामिल किया गया, जिसमें पशुपालन, मुर्गी, अब ये भी सब होने लगे, यानी कि कृषि से थोड़ा कुछ अलग भी, ठीक है। फिर आगे आ जाता है विविधीकरण की आवश्यकता है क्यों, ठीक है, मतलब कृषि से अलग चीजें की भी आवश्यकता है क्यों, तो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहने में अधिक जोखिम होता है, क्योंकि जैसे सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। ग्रामीण लोगों को स्थायी आजीविका का विकल्प प्रदान करना, सीमित सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र, गैर मानसून मौसम में वैकल्पिक रोजगार खोजने में कठिनाई आती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उद्योग, पशुपालन, ठीक है, तो ये सब होने चाहिए। फिर आगे आ जाता है सतत विकास और जैविक खेती, तो जिसमें रासायनिक उर्वरक, ठीक है, जहरीले कीटनाशक से प्रदूषित मिट्टी, तो जैविक खेती से फसल सुरक्षित, मिट्टी भी प्रदूषित नहीं होगी इससे, ठीक है। फिर जैविक खेती के लाभ क्या है, प्राकृतिक चीजें जैसे बीज, गोबर खाद, अच्छी फसल, ठीक है, रासायनिक खेती की तुलना में बेहतर पोषण मूल्य होता है इसमें, ठीक है, पर्यावरण भी संतुलित रहता है, और सुपरमार्केट हरे रंग का दर्जा मिलता है इससे, जो कि उत्पादन जैविक कृषि से ही। इस एक चैप्टर का नाम है आपका रोजगार समृद्धि, औपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे, तो चैप्टर नंबर अपना 6 स्टार्ट करते हैं अब हम। और स्टूडेंट आप इस क्लास के बाद नोट्स अपने बना सकते हो, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर हालांकि एक आध दिन में मिल ही जाएंगे, और एक बार आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपकी और भी एनसीईआरटी करा दी गई, जैसे कि हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, या फिर यूपीएससी का सिलेबस हो, ठीक है, पीवाईक्यू हो, तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना। अब देखते हैं रोजगार में लोगों की भागीदारी, तो श्रमिक जनसंख्या के अनुपात से ही ज्ञात होता है। तो भारत में रोजगार परिदृश्य है, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास उच्च आय के रोजगार नहीं है, ठीक है, और उस टाइम पर इतने थे भी नहीं, और शहरी लोगों के पास रोजगार होता था, और आज भी ऐसा ही होता है, पर अब गांव भी अपने पहले जैसे नहीं रहे, वहां भी रोजगार ठीक ठाक होता है, ठीक है। पुरुष रोजगार ज्यादा होते हैं और महिला की रोजगारी कम ही होती है, ठीक है, और महिला के काम में मान्यता नहीं होती, या फिर उन्हें उसका वेतन नहीं होता, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि उनके घर के काम, तो उन्हें वेतन भी नहीं मिलता इसमें, ठीक है। आगे इसमें फर्में, कारखाने और कार्यालयों में रोजगार, जिसमें जैसे कृषि, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति, निर्माण, परिवहन और भंडार सेवाएं, 8 प्रकार के रोजगार होते हैं, ठीक है। फिर अखिल भारतीय परिदृश्य, इसमें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, भारत में अधिकांश श्रमिक के लिए रोजगार, और द्वितीय क्षेत्र लगभग 24% कार्य बल को रोजगार प्रदान कराना, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में क्या है, 31% कर्मचारियों को सेवा में, ठीक है, जैसे किसी भी चीज की सेवा हो सकती है वो, बस मोटिव ये क्या है कि रोजगार मिलना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो ग्रामीण भारत परिदृश्य अब देख लेते हैं हम। ग्रामीण में लगभग 60% लोग कृषक हैं, 20% के पास उद्योग है, और सेवा क्षेत्र में ही 20% के पास है, ठीक है। फिर है शहरी भारत परिदृश्य भी देख लेते हैं, तो यहाँ कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख स्रोत नहीं है, मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में ही लगे रहते हैं शहर में, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र की चीजें थोड़ी करेंगे, शहर में थोड़ी कृषि जाके करेंगे, उनके पास तो 2 ही ऑप्शन है, या तो द्वितीय क्षेत्र या तृतीय, ठीक। लगभग 60% शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्र में ही होते हैं, जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं वे। तो अब देख लेते हैं विकास और रोजगार की बदलती संरचना। तो 1950 से लेकर 2010 तक भारत का जीडीपी बढ़ा है, पर रोजगार भी घटा है, ठीक है। तो रोजगार वृद्धि में कमी आने वाले विकास के स्तर तक पहुंच गया,
जो भारत में नियोजन के शुरुआती चरणों में था। ठीक है, मतलब ये भारत उसी टाइम पर पहुंच चुका था जैसे कुछ टाइम पहले था। ठीक है, अब फिर है सकल घरेलू की वृद्धि और रोजगार के बीच बढ़ती रही, यानी कि जीडीपी के हिसाब से इसमें वृद्धि होती रही। ठीक है, फिर आ जाता है औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। औपचारिक क्षेत्र सभी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो 10 आय के श्रमिक को रोजगार देते हैं, ये होते हैं आपके औपचारिक क्षेत्र। ठीक है, ये लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और आनंद देते हैं। मतलब वही अपना एक ऐसी चीज जो मतलब कहीं ना कहीं सरकार का इसमें हिस्सा होता है। ठीक है, या मतलब सरकार के पास जानकारी होती है कि ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, और अनौपचारिक क्षेत्र वो हो गए जहां मतलब कोई आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। ठीक, तो अनौपचारिक क्षेत्र में देखते हैं उन उद्योग में काम करने वाले क्षेत्र जिनमें कम श्रमिक, नियमित वेतन नहीं होता, टैक्स भी देना नहीं पड़ता, यह बेहतर सामाजिक सुरक्षा का आनंद नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे मजदूर टाइप ये लोग ज्यादा टाइप आ जाते हैं। ठीक है, फिर है बेरोजगारी। तो भारत की जनगणना की रिपोर्ट से देखें तो राष्ट्रीय पुनः सर्वेक्षण कार्यकाल की रोजगार और बेरोजगारी रिपोर्ट में तो अब आ जाते हैं बेरोजगारी के प्रकार। तो क्या क्या होते हैं? खुली बेरोजगारी, जब काम नहीं मिल रहा हो। ठीक है, पर इसके लिए ये भी कंडीशन है कि वो व्यक्ति काम के योग्य भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट है और उसे भी आप बेरोजगार कहने लगोगे। काम करने के योग्य है या काम करना चाहता है पर रोजगार नहीं है तो वो बेरोजगार है। ठीक है, वो नहीं है कि काम करना नहीं चाहता उसे भी बेरोजगार कहोगे। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी ये आपकी कृषि पर डिपेंड होती है। जो लोग कृषि करते हैं वो उनके पास मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि श्रम शक्ति जरूरत से ज्यादा लगा जाता है। ठीक है, जैसे कोई खेत है उसमें 4 लोगों की आवश्यकता है पर घर में 2 लोग फालतू थे तो उन्हें भी उस कृषि में लगा दिया, तो उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, सरकार और रोजगार नीति देख लेते हैं। तो भारत की संसद जिसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 100 दिन की दिहाड़ी इसमें गारंटी है। ठीक है, जिसे मनरेगा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की ओर, जो कि हमारा इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इसमें चैप्टर नंबर 7 देखते हैं जिसका नाम है पर्यावरण और सतत विकास। तो पर्यावरण क्या है? जो हमारे चारों ओर, जिसमें जीवित और निर्जीवित दोनों चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, उसे पर्यावरण बोलते हैं, जिसमें पानी, मिट्टी, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब। ठीक है, मतलब लगभग सब चीजें आ जाती है इसमें। तो पर्यावरण के कार्य क्या क्या होते हैं? आपूर्ति, संसाधन दोनों, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन वे। ठीक है, और फिर उपरिष्ट को आत्मसात करना, आनुवांशिक विविधता, जैव विविधता प्रदान करके जीवन को बनाए रखना। ठीक, तो ये सब पर्यावरण के काम होते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट है कि ओजोन की परत में छेद होने लगा है। ठीक है, अब ओजोन की परत क्या होती है? जो सूर्य से आपकी किरणें आती हैं कुछ जो हमारे लिए हानिकारक होती है उन्हें रोकती है। ठीक है, पर धीरे धीरे ओजोन की परत में छेद होने लगा है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, फिर पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत टेम्परेचर में वृद्धि के कारण। ठीक है, इसका कारण क्या है? औद्योगिक क्रांति, ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि होने लग रही है, और फिर जीवाश्म ईंधन के जलने, और ये वनों लिखा हुआ है। ठीक है, वनों की कटाई से ऑक्सीजन अन्य ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसके कारण ही हमें वैश्विक चेतावनी देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर दर्शनीय प्रभाव क्या क्या है इसमें देखते हैं। 1750 के बाद पूर्व औद्योगिक स्तरों में CO2 CH4 की वायुमंडल सांद्रता में 31% और 49% की वृद्धि हुई है। ठीक है, दीर्घकालीन प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें जैसे कि समुद्र के स्तर और तटीय बांध में परिणाम वृद्धि के साथ ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, यानी कि बर्फ पिघलने के कारण बर्फ के पिघलने पर निर्भर पानी की आपूर्ति। ठीक है, अधिक लगातार उष्णकटिबंधीय तूफान का आना। फिर है भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है? अब भारत में भी देख लेते हैं। तो भारत गंगा मैदान, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक उपजाऊ क्षेत्र है, संघन खेती वाले, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, दक्कन पठार, यहाँ कपास की खेती वगैरह होती है। तो भारत के वन
देश में लोहा एक्स और प्राकृतिक गैसें ज्यादा होती हैं। बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सीसा, लिमनाइट, जस्ता, यूरेनियम यहाँ होता है। ठीक है। पर्यावरण स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से? गरीबी से प्रेरित पर्यावरणीय गिरावट, संपन्नता और तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण क्षेत्र से पर्यावरण का खतरा बढ़ रहा है। ठीक है। जैसे कि मतलब उद्योग से ज्यादा होता है, जो कि धुआं टाइप ये सब निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से। ठीक है। और साथ ही क्या हो रहा है कि हम लोग वनों की कटाई भी कर रहे हैं। मान के चलो वनों की कटाई हमारी आवश्यकता होती है, पर लगाना भी जरूर चाहिए हमें। ठीक है। फिर पर्यावरण को नियंत्रण बोर्ड कौन सा है जो नियंत्रित करता है? तो जलवायु प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण CPCB की स्थापना की। ये राज्य स्तर पर होता है। ठीक है। और फिर सतत विकास, ये क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी मनुष्य के अनुसार अलग होती है। इसमें मनुष्य अपने कौशल विवेक के आधार पर अपनी जरूरतों को पूर्ण कर सकता है। ठीक है। जिसमें जैसे पर्यावरण की वह क्षमता जो भीतर मानव आबादी में होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में LPG का उपयोग होना चाहिए। ठीक है। और फिर सौर ऊर्जा, बिजली ये प्रयोग होने चाहिए, पवन ऊर्जा का होना चाहिए। ठीक है। और सतत विकास ये भी है कि नॉर्मली विकास देखें तो मनुष्य केवल अपना ही विकास चाहता है। सतत विकास में ये हो जाता है कि हम सभी का विकास होता है, फिर मनुष्य हो या पेड़ पौधे प्राणी, सभी का विकास। ठीक है। तो सतत विकास इसलिए इंपोर्टेंट है। ठीक है। और इसी के साथ ही आपकी NCERT भी समाप्त होगी, जिसमें हमने 1 से लेकर 7 तक चैप्टर देख लिया और 8 चैप्टर छोड़ दिया। ठीक है। तो आज से आपकी इकोनॉमी की सीरीज भी आपकी समाप्त हो गई। ठीक है। कल आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम अपनी पॉलिटी की NCERT स्टार्ट करते हैं। और एस्पिरेंट कमेंट करके जरूर बताना यदि आपने पूरी क्लास देखी है तो आपको ये क्लास कैसी लगी। और आपने कहीं कहीं देखा होगा कि ये बहुत छोटी NCERT होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि 7-8 घंटे की क्लास चाहिए जिसमें NCERT कवर होगी। खींच कर 1 घंटा लास्ट अपना इसमें टाइम लगना चाहिए। इससे क्या होगा, जो अपना न्यू एस्पिरेंट होगा इसे क्लास देख लेगा, नोट्स बना लेगा, NCERT पढ़ लेगा, बात खत्म। 1-2 घंटे में किताब खत्म। कहीं कहीं क्या होता है, यही किताब चलती है 2-3 महीने। ठीक है। तो UPSC टाइम का बहुत ज्यादा खेल है, टाइम ज्यादा बचाना है। ठीक है। और आप मोटिव करते रहे तो बड़ी बड़ी किताबें भी इतनी आसानी से ही कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।